बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एनआरई स्टेप वन एमसीक्यू विद एवरी ऑप्शन एक्सप्लेन के अंदर आज हम सर्जरी में 6 नंबर एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमने कल से सर्जरी स्टार्ट की है। अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड बायोकेम हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम आज पढ़ेंगे सर्जरी का सेकंड लेक्चर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो एनआरई स्टेप वन के लिहाज से बहुत अहम है। मिडिल एज मेल हैविंग वेट 70 kg। एक मिडिल एज मेल है जिसका वेट 70 kg है। ब्रॉड टू द इमरजेंसी बर्न यूनिट, इसके अंदर लाया है बर्न यूनिट। अब दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। इस क्वेश्चन के अंदर देयर इज समथिंग विद बर्न। बर्न क्या है? इट इज अ टिश्यू डैमेज विच इज ड्यू टू डायरेक्ट ट्रोमा और ड्यू टू एक्सपोजर लाइक थर्मल, केमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। बर्न कुछ कुछ भी हो सकता है फायर की वजह से। After sudden fire in the building in a semi-conscious state, but on examination he is inactive and cold extremity। क्योंकि जब सीवियर बर्न होता है या थर्ड डिग्री बर्न होता है तो उसमें एक्सेस फ्लूइड लॉस होती है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर अगर ब्लड की सप्लाई हमारी एक्सट्रीमिटीज में कम हो जाए तो उससे एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो जाती है। एंड देयर वाज 10% बॉडी सरफेस एरिया बर्न। इसमें कितना बॉडी सरफेस एरिया है? 10%। According to the Parkland formula, how much fluid should be given to the patient in the first 8 hours? Very very important one। ये क्वेश्चन आप लोगों को एनआरई स्टेप वन के एग्जाम में मिलेगी, क्योंकि जितने भी नम्स के पेपर हैं उनमें से ये क्वेश्चन आता रहता है। ये एमसीक्यूज आप लोगों को एफसीपीएस पार्ट वन में, ये आप लोगों को जेकेट स्टेप वन या पार्ट वन में भी नजर आती है। ठीक है, इवन रिसेंटली मैं एसएलई सऊदी लाइसेंसिंग मेडिकल एग्जाम उसके कुछ क्वेश्चन देख रहा था, तो ये इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे भी मौजूद है। ये इनडायरेक्टली हमें फर्स्ट 8 आवर के अंदर जो फ्लूइड मैनेजमेंट है बर्न कंडीशन के अंदर वो पूछते हैं। सबसे पहले तो याद रखें जो बर्न होता है उसमें अगर सिर्फ स्किन का बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो जाए तो उसको फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। और अगर एपिडर्मिस के साथ डर्मिस भी आ जाए तो उसको सेकंड डिग्री। और अगर तीनों लेयर, तीनों डेप्थनेस मतलब होल स्किन इन्वॉल्व है तो उसको हम थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फार्कलैंड फार्मूला है क्या। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करूंगा इन अ वेरी वेरी इजी वे। तो आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट करें, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज लेक्चर में सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम एवरी ऑप्शन एक्सप्लेन के साथ जा रहे हैं। तो आप लोगों के इनडायरेक्टली हर एमसीक्यूज के साथ चार चार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है जी। पार्कलैंड फार्मूला क्या कहते हैं? देखिए जो पार्कलैंड फार्मूला है दैट इज इक्वल टू 4 ml, दैट इज वेरी कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ द बॉडी। ये जो मरीज है या जो पेशेंट है उसकी बॉडी वेट कितना है इन केजी, मल्टीप्लाइड बॉडी परसेंट बॉडी सरफेस एरिया टू बी बर्न। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है अगर हम पार्कलैंड फार्मूले के ऊपर बर्न की मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है द फर्स्ट वन दैट इज कार्ड ऑफ 4 ml मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ द बॉडी एंड मल्टीप्लाइड बाई बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व। अब देखिए इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, पार्कलैंड फार्मूला 4 ml ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई इस गिवन केस के अंदर जो पेशेंट की वेट है दैट इज इक्वल टू 70 kg। तो हम यहाँ पे 70 kg लिखेंगे और बॉडी सरफेस एरिया जो हमें दी गई है दैट इज कॉल्ड 10%। वो कितना है? 10% है। तो अब देखिए बात आसान है, तो दैट इज इक्वल टू, अब अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ तो इससे 280 आएगा, 280 ml आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इज इक्वल टू 2800 ml। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्कलैंड फार्मूला को अप्लाई करते वक्त जब भी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड हमें आएगी तो ये वो वॉल्यूम है पार्कलैंड फार्मूला के मुताबिक जो हमें देने हैं बर्न के पेशेंट में इन द फर्स्ट 24 आवर। इसके अंदर 24। अब ये जो फ्लूइड आया है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज 2800 ml। ये कितना फ्लूइड है? 28। इसको हम हाफ करेंगे, इसका हाफ 1400 ml है। ठीक है जी, 1400, और इसका रिमेनिंग हाफ भी 1400 ml है। पार्कलैंड कहता है कि जो टोटल फ्लूइड है, अब जिस तरह 2800 है इसको हम 2.8 लीटर भी कहते हैं। ठीक है जी, 2.8 लीटर या 2800 जो ml की फ्लूइड है इसका हाफ पहले हम 8 घंटे में देंगे फर्स्ट 8 आवर में, और इसका जो रिमेनिंग हाफ है वो हम 16 आवर में देंगे। अब देखिए पहले 8 घंटे में इसलिए ज़्यादा देते हैं ताकि पेशेंट से जो फ्लूइड लॉस हुआ है ताकि उसको हम रिकवर कर सकें, और अगर वो रिकवर करेंगे
पेशेंट की हम वाइटल को मेंटेन करेंगे, तो मतलब पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसकी वाइटल जो है वो मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। इसके बाद जो रिमेनिंग 1600 ml है वो हम 1400 ml वो हम 16 आर में, तो जो पार्कलैंड फार्मूला है ये इनडायरेक्टली हमें मतलब फ्लूइड मैनेजमेंट बता रही है, स्पेशली इन द बर्न पेशेंट इन द फर्स्ट 24 आवर। ये कितने घंटे के अंदर, इन द फर्स्ट 24 आवर के अंदर ये हमें फ्लूइड मैनेजमेंट बताती है, ठीक है जी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को सारी की सारी कहानी समझाई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आप लोगों को बता रहे वो ये है कि 70 kg का बंदा है, उसको 10% बॉडी सरफेस एरिया बर्न है। तो पार्कलैंड फार्मूला इस्तेमाल करते वक्त इसमें जो टोटल फ्लूइड देने हैं 24 आवर में वो कितना है, 2800 ml है। बट इसका हाफ पहले 8 घंटे में देंगे, ठीक है। और ये हमें कितना पूछ रहे, 8 घंटे में। तो इस MCQ का जो आंसर है दैट इज कॉल्ड 1400 ml, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल हमसे ये पूछा जाता कि पहले 24 घंटे में कितना फ्लूइड देंगे 24 आवर में, तो फिर इसका आंसर 2800 ml होता है, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट ऑफ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सर्जरी। इसके ऊपर आप लोगों को सवाल जरूर आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो फ्लूइड मैनेजमेंट इन द बर्न पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। The first line of treatment of 50-year-old lady with burn when 30% body surface area। अब अगर एक पेशेंट है उसकी 30%, इट इज अ वेरी वेरी लार्जर एरिया ऑफ द बॉडी जो बर्न हो चुकी है, सबसे पहले तो उसको हम IV लाइन देंगे, जिस तरह पार्कलैंड फार्मूला के मुताबिक इसको हम बाहर से फ्लूइड देंगे, ठीक है जी। तो फिर दूसरी बात उसके साथ क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड पेन रिलीफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि जो बर्न पेशेंट होता है सबसे पहले इसमें हम क्या देंगे, फॉर एग्जांपल IV लाइन देंगे ताकि इसकी वाइटल को हम रिस्टोर करें, और इसके साथ साथ पेशेंट को हम क्या देंगे, पेन रिलीफ के लिए हम एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो चीज़ें और से सुने। अब यहाँ पे तो हमें दिया गया है कि 30% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। कभी कभार वो हमें ये कहता है कि इसका राइट अपर लिम्ब बर्न है या उसका फ्रंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी बर्न है, तो कितना परसेंट हो गया। अगर वो हमें परसेंटेज ना बताए, हमें जस्ट एरिया ऑफ द बॉडी बताए, तो फिर हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ 9। अब ये जो रूल ऑफ 9 होता है, इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि हाउ मच परसेंट बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व। देखिए इसमें आप लोग लिखे, सबसे पहले इसमें हेड आता है, ठीक है, हेड देखते हैं। फिर इसमें जनाब नेक्स्ट इज कॉल्ड अपर लिम्ब, इसमें अपर लिम्ब हम देखेंगे। ये अपने पास लिखे, क्योंकि सर्जरी के अंदर आप इसके बगैर काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि दिस एरिया इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। फिर थोरैक्स कैविटी है, इसके बाद है कि एब्डोमेन, इसके बाद एब्डोमेन है। एब्डोमेन के नीचे आप लोग लिखिए लोअर लिम है, ठीक है, लोअर लिम। जैसे कि ऊपर अपर लिम है, नीचे लोअर लिम है, और छठे नंबर पे आता है पेरिनियम। क्या आता है, पेरिनियम। अब इनको देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखिए ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर हेड के अंदर फ्रंट जो है, फ्रंट ये जो फ्रंट वाला एरिया है हाफ हेड, इसकी बर्न है तो ये 4.5% है। और अगर बैक साइड हेड है तो वो भी 4.5। लेकिन अगर पूरी हेड की बात करें, दैट विल इज इक्वल टू 9%। तो पूरा हेड अगर बर्न है फ्रंट और बैक दोनों, तो वो 9% है। बट फ्रंट इज ओनली 4.5, बैक इज ऑल्सो 4.5। अपर लिम्ब की बात करें, इसका फ्रंट सेम 4.5 4.5, बैक भी। तो एक अपर लिम्ब 9 का है, दोनों कितने हैं, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट है तो वो भी 9 का है। थोरेसिक सिर्फ फ्रंट पे 9 है और बैक पे भी 9 है, तो मतलब ये थोरेसिक कैविटी पूरी 18 है। एब्डोमेन भी थोरेसिक की तरह, क्योंकि मेजर कैविटी है, फ्रंट भी 9 है और बैक भी 9 है, तो मतलब ओवरऑल जो है वो 18 है। जो लोअर लिम्ब है, इसका जो फ्रंट है वो 9 है और बैक भी 9 है। अब जिस तरह अपर लिम्ब में एक अपर लिम्ब, अगर मैं लेफ्ट अपर लिम्ब की बात करूं तो उसका फ्रंट 4.5, बैक भी 4.5, तो एक अपर लिम्ब 9 का है। बट यहाँ पे एक लोअर लिम्ब 18 का है, क्योंकि इसका फ्रंट भी 9 है और बैक भी 9 है। फ्रंट भी 9, बैक भी 9 है, ठीक है। इसी तरह दूसरे लोअर लिम्ब का फ्रंट भी 9 और बैक भी 9 है, वो 18 है। और पेरिनियम इज इक्वल टू 1% है। सो दिस कॉल्ड रूल ऑफ 9। ये जो रूल ऑफ 9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। देखिए 9 और 9 दैट इज 18, 27, 36, 45, 54, 63, दैट इज 72, 81। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सब को प्लस करेंगे
तो ये हमारे पास कितना आएगा, 100% आएगा। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में आए हैं, एक पेशेंट है, इसका फ्रंट ऑफ थोरेसिक कैविटी में बर्न है और साथ में पेरिनियल एरिया बर्न है, तो मतलब समझ जाइए कि फ्रंट ऑफ थोरेसिक कैविटी वो तो आप लोग को पता है वो 9 है, पेरिनियम 1 है, तो ये 10% हो गया। तो कहने का मतलब ये है, या तो बॉडी सरफेस एरिया बताएंगे, अगर वो ना भी बताए तो आप लोग बाद में जनाब क्या करेंगे, रूल ऑफ नाइन को अप्लाई करके ये बॉडी सरफेस एरिया बहुत निकाल सकते हैं। और ये जो रूल ऑफ नाइन हमने यहाँ पे पढ़ा है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर दी व्हाट आंसर इज एडल्ट्स, ये एडल्ट्स के लिए होता है, ये हमारे पास बच्चों में नहीं होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। इसके बाद अब कुछ नेक्स्ट चीजें मैं डिस्कस करने लगा हूँ। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्जरी के अंदर। आई एम डैम श्योर कि दिस वन मे बी a new concept for you guys. A 60-year-old female present with painless swelling in the right groin below inguinal ligament। और आप लोगों को पता है जो inguinal ligament है वो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ दैट इज कॉल्ड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और यहाँ पे देखिए दैट इज कॉल्ड प्यूबिक ट्यूबरकल। अब इन दोनों लैंडमार्क के दरमियान यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की रिफोल्डिंग हुई है। क्या हुई है, refolding. So the refolding of external oblique muscle between these two area that is called inguinal ligament, जिसको हम पोपट ligament कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे राइट ग्रोन के अंदर क्या है, there is a swelling, but the swelling is bluish in color। इसका मतलब ये है कि there is something wrong in the area having deoxy blood, और जो bluish discoloration होती है it's mean that is something wrong with the vein and cystic in nature। cystic mean वो area dilated है। The most likely diagnosis is dash। तो जब भी पेनलेस स्वेलिंग की बात आती है बिलो इनग्वाइनल लिगामेंट इन द ग्रोइन एरिया, बट उसकी करेक्टरिस्टिक ये हो कि वो एरिया हमें ब्लूइश नजर आए और साथ में सिस्टिक इन नेचर हो, तो इसको हम सिफामा वेरिक्स कहते हैं। कुछ लोग इसको सिफेनिक्स वेरिक्स कहते हैं, कुछ सिफामा और कुछ सिफाना वेरिक्स कहते हैं, लेकिन ये एन है सिफाना वेरिक्स। अब ये जो सिफाना वेरिक्स है ये हमारे पास है क्या, दैट इज दी एबनॉर्मल। अब देख इसका जो डेफिनेशन है वो लिखे, एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ दी सेफिनस वेन, क्योंकि लोअर लिम्ब के अंदर जो सुपरफिशियल वेन है दैट इज कॉल्ड सेफिनस वेन, और जो सेफिनस वेन है एट दी जंक्शन ऑफ, एट दी लेवल ऑफ स्फेनोफीमोरल जंक्शन। इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा, स्फेनोफीमोरल जंक्शन। भाई ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली जो लोअर लिम्ब होते हैं उसमें जो वीनस ड्रेनेज है, जो वीनस ब्लड है वो दो तरह की वीनस सिस्टम में जाती है, एक डीप वीनस सिस्टम है और एक सुपरफिशियल वीनस सिस्टम है। जो वेन सुपरफिशियल होते हैं, जो हमारे स्किन के साथ नज़दीक होते हैं, वो दो है, एक ग्रेड सेफिनस वेन है और एक शॉर्ट सेफिनस वेन है। ठीक है जी। अब सवाल यह है वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो हमारी फुट की जो ग्रेड टो है, जो मीडियल साइड है, वहां से जो वीनस ब्लड लेने वाला सुपरफिशियल वेन है वो ग्रेड सेफिनस वेन है, और ये ब्लड कलेक्ट करके आगे जाएगी टाई के अंदर और अपना ब्लड डीप वेन को देगी, दैट इज कॉल्ड फीमोरल वेन। तो वी कैन से जो ग्रेड सेफिनस वेन है वो लोअर लिम्ब के अंदर जो फुट की मीडियल साइड है वहां से ब्लड लेगी और ऊपर जाकर अपनी ब्लड किसको देगी, एंड टू दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपनी ब्लड आगे जाके जिस एरिया को देगी दैट इज कॉल्ड ऑफ फीमोरल वेन। तो ये हमारे पास फीमोरल वेन में जो वेन जा रहे हैं वो ग्रेड सेफिनस वेन है, और जो शॉर्ट सेफिनस वेन है वो पोप्लियोटियल वेन में। तो अबव द थाई रीजन नियर द इंग्वाइनल एरिया, जहाँ पे सेफिनस वेन फीमोरल वेन में एंटर होता है, उस जंक्शन पे अगर सेफिनस वेन के अंदर ग्रेड सेफिनस वेन में एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाए तो उसको सिफाना वेरिस कहते हैं। ये वाल्व इनकम्पिटेंसी से भी होता है, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से भी होता है, इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन इसमें पेनलेस इनग्वाइनल या ग्रोइन मास होगी एंड दैट विल बी बिलो इनग्वाइनल लिगामेंट। अगर हम ये देखें यहाँ पे तो फीमोरल आर्टरी भी है, अगर फीमोरल आर्टरी यहाँ पे एबनॉर्मल डायलेट हो जाए वो भी सिस्ट की तरह बन जाती है, इसको कहते हैं फीमोरल आर्टरी एनोरिज्म। तो फीमोरल आर्टरी एनोरिज्म और इसमें फर्क क्या है, उसमें पल्सेशन होगी क्योंकि वो आर्टरी है, इसमें पल्सेशन नहीं होगी। एंड दिस सिफामा सिफाना वेरिक्स मोस्ट लाइकली दैट इज मिसडायग्नोज विद फीमोरल हर्निया। तो हर्निया जो है वो रिड्यूसिबल नहीं है और ये सॉफ्ट रिड्यूसिबल
नेचर का होता है। और जो फीमोरल हर्निया है वो फीमोरल केनाल से आती है और ये वेन की डायलेटेशन है। तो फीमोरल आर्टरी एनोरिज्म एंड फीमोरल हर्निया, दीज आर द कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन द पेशेंट विद सफाना वेरिक्स। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दैट इज कॉल्ड एमसीक्यू नंबर 9। A 25-year-old well-built footballer player is hit by speeding motorcycle accident on the right leg। अब यहाँ पे जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, मोटर बाइक एक्सीडेंट है। शी कंटिन्यू टू वॉक टू द इमरजेंसी एंड हिज लेग इज swollen। इसका मतलब ये है कि आफ्टर आरटीए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट द लेग इज swollen, his posterior tibial artery is weaker than left side, and X-ray of the tibia and fibula show no fracture। इसका मतलब यह है कि जब भी सर्जरी के बाद लेग की स्वेलिंग हो जाए, उसमें प्रेशर बढ़ जाए, और याद रखना है कि देर इज वेरी वेरी हाई इंटेंस पेन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी भी ट्रोमा के बाद, मतलब अगर लेग स्वेलिंग के साथ इंटेंस पेन हो, लेकिन हम एक्सरे करके ये रूल्ड आउट करें कि देर इज नो फ्रैक्चर एट ऑल, तो विच इमीडिएट स्टेप यू शुड बी डू इज सर्जिकल टीम। सो दिस इज अ मोस्ट कॉमन केस ऑफ कंपार्टमेंटल सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटल सिंड्रोम। कंपार्टमेंटल सिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर लोअर लिम्ब के अंदर जो मसल के दरमियान कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाती है, तो बिल्डिंग द प्रेशर विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द मसल स्पेशली इन द लोअर लिम्ब, दैट इज कॉल्ड ऑफ कंपार्टमेंटल सिंड्रोम, एंड दैट इज वेरी वेरी कॉमन एंड दैट इज अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन। सो कंपार्टमेंटल सिंड्रोम सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड इट इज occurring in severe injury or surgical complication, and it is also happen like after RTA, also happen after excessive exercise, but it is a painful build up pressure around muscle। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, इसके जो साइंस है वहाँ पे पेन होगी, पेलरनेस होगी, पैरालिसिस होगी एंड पल्सनेस होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको जल्दी काट दिया जाता है, और हम मसल के बाहर जो कंपार्टमेंट्स है उसको प्रेशर को रिलीव करेंगे। तो मतलब द अर्जेंट या द इमरजेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कंपार्टमेंटल सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड अर्जेंट फेशियाटमी। क्या करेंगे? फेशियाटमी। फेशियाटमी करेंगे क्योंकि फेशियाटमी के जरिए हम क्या करेंगे, जो कंपार्टमेंटल सिंड्रोम है उसके प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जो हमारे पास इमरजेंसी फेशियाटमी होता है, फेशिया है क्या? इट इज अ थिक शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंडिंग द मसल कंपार्टमेंट। तो उसी फेशिया को काट के वहां पे जो कंप्रेशन इफेक्ट है उसको कम करना, दैट इज कॉल्ड अर्जेंट फेशियाटमी। सो कंपार्टमेंटल सिंड्रोम एंड अर्जेंट फेशियाटमी हाई यील्ड बोथ टॉपिक इन द सर्जरी एमसीक्यूज। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें जनाब क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर बताया है a 55-year-old diabetic has presented with extensive necrosis of the scrotum। मतलब एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको जनाब एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो चुकी है स्क्रोटम के अंदर। हिज पल्स इज 100 पर मिनट एंड ब्लड प्रेशर इज 110/70, दैट इज नॉर्मली स्टेबल पेशेंट। ही इज फेब्राइल, उसको फीवर है। द मेन लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हिज प्रॉब्लम शुड बी। अब देखिए यहाँ पे डायबिटिक नेक्रोसिस या गैंग्रीन हमारे पास हो चुकी है, और आप लोगों को पता है जो गैंग्रीनस एरिया है वहां से इन्फेक्शन बढ़ के वो सीरम में जा सकती है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए वो पूरी बॉडी में फैल भी सकती है। इसलिए सबसे पहले जिस एरिया में नेक्रोसिस एक्सटेंसिव नेक्रोस हो चुकी है, उस नेक्रोटिक एरिया को रिमूव करना है, क्योंकि नेक्रोटिक एरिया दोबारा ठीक हो नहीं सकता और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन मजीद बढ़ सकते हैं। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है एक्सटेंसिव एक्सcision ऑफ नेक्रोटिक एरिया। फिर इसके बाद हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी देंगे, और साथ में जनाब डायबिटिक कंट्रोल का बताएंगे, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि डायबिटिक पेशेंट इज हाइपरग्लाइसीमिक, उसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, और एक्सेस ग्लूकोज इज अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इन्फेक्शन बैक्टीरियाज, क्योंकि बैक्टीरियाज को इन्फेक्शन कराने के लिए हाई ग्लूकोज चाहिए होता है जो पहले से डायबिटिक में मौजूद होता है। तो इसलिए जहाँ पे एक्सटेंसिव नेक्रोज होती है डायबिटिक पेशेंट में, तो द फर्स्ट स्टेप शुड बी इन द मैनेजमेंट एक्सटेंसिव एक्सcision ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यूज, उनको निकालना होता है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एंटीबायोटिक और डायबिटिक कंट्रोल बताएंगे। ठीक है। सो दिस व्हाट ऑल फ्रॉम टुडे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं माशाल्लाह, उनको तो पता होगा कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं।
जिनको अभी ज्वाइन नहीं किया है और ये वीडियो जिसको भी मिले और वो चाहते हैं कि मैं इसी तरह तकरीबन एनआरई स्टेप 1 के जितने बुक्स है हर एक की इस तरह सीक्वेंस वाइज बेहतरीन शक्ल में एवरी ऑप्शन एक्सप्लेन की एमसीक्यू सुनो, तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी इनरोल्ड है तो अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह उन लोगों का भी भला होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।